नमस्ते दोस्तों। ये कोशिका की हमारी दूसरी क्लास है। पिछली क्लास में हमने देखा था कि हमारा शरीर असंख्य कोशिकाओं का बना हुआ होता है इस तरह से, और उसके बाद हमने एक कोशिका की बात करी थी कि एक कोशिका क्या होती है और उसमें कैसे बहुत सारे छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती है जिनको कोशिकांग कहते हैं। और हमने देखा था कि पदार्थ दो तरह के होते हैं, एक सजीव पदार्थ और एक निर्जीव पदार्थ। सजीव पदार्थों में ऐसी कौन सी संरचना या अंग होता है या क्या होता है जिसकी वजह से वो सजीव होते हैं, तो हमने बताया था कि सजीवों का शरीर छोटी छोटी इस तरह से अनेक कोशिकाओं का बना होता और ये कोशिका ही जीवन का आधार बनाती है। एक कोशिका जीवन देने के लिए पर्याप्त है। एक कोशिका में कई सारे जैव प्रक्रम होते हैं, उन इन्हीं जैव प्रक्रम की वजह से सजीव क्या होते हैं, सजीव होते हैं। तो ये सब हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। अब आप प्लीज़ जाके उस वीडियो को देखना। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, कोशिका की भीतर की संरचना को देख रहे हैं ना, उसके अंदर पाए जाने वाले कोशिकांगों के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये पुराने यूपीएससी के प्रश्न हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। हमने पढ़ा सजीव और निर्जीव पढ़ लिया, और हमने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट कोशिका में अंतर भी देख लिया था। अब बात करते हैं एक कोशिका या बहुकोशिका। क्या सभी सजीवों का शरीर बहुत सारी कोशिकाओं का ही बना होता है? जैसे हमने इमेज में देखा था कई सारी कोशिकाएं बनाई थी इस तरह से, तो क्या सभी का शरीर बहुत सारी कोशिकाओं का बना होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। सजीवों का शरीर एक कोशिका का भी होता है। बहुत से सजीव जिनका शरीर एक कोशिका का बना होता है उनको बोलते हैं एक कोशिकीय जीव, या जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं का बना होता है उनको बोलते हैं बहुकोशिकीय जीव। ठीक है, हम देखेंगे कौन से एक कोशिकीय जीव है और कौन से बहुकोशिकीय जीव है, और बाद में हम प्लांट कोशिका और एनिमल कोशिका के बारे में या जंतु कोशिका के बारे में जानेंगे और इनके अंतर को देखेंगे। यूपीएससी 2020 में यहाँ से प्रश्न आया था, सीधा सीधा आपसे अंतर पूछा था। तो ये क्लास एमपीपीएससी, यूपीएससी, आरपीएससी सभी के लिए उपयोगी है। तो आप इस कक्षा को ध्यान से सुनना, देखना, और आपको कोशिका से संबंधित सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, वो भी बिल्कुल सिंपल और सरल भाषा में। ठीक है, ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बारे में अंतर हमने देखा था। अब बात करते हैं कोशिका क्या है और ये सजीवों में जीवन का आधार क्यों है। हमें पता चल गया सजीवों में जीवन का आधार क्यों है, या कोशिका क्या है। कोशिका सजीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और इसी कोशिका की वजह से सजीवों में जीवन का आधार बनता है, क्योंकि ये कोशिका क्या करती है, जैव प्रक्रम करती है ना। सजीव के लिए कोशिका महत्वपूर्ण क्यों है? महत्वपूर्ण इसलिए है कि वो जैव प्रक्रम करती है। कोशिका की संरचना और कार्य देखेंगे। सभी कोशिकाओं का आकार विकास एक जैसा होता है क्या, हमने बात करी थी। कोशिकांग और महत्वपूर्ण कोशिकांगों के बारे में जानेंगे। उससे पहले कोशिका से संबंधित कुछ वैज्ञानिक शब्दावली है या वैज्ञानिक नाम है, उनको हम जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले कोशिका को किसने देखा? सबसे पहले कोशिका के बारे में देखा रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने क्या किया, उन्होंने लकड़ी या कॉर्क के जो होता है, जो बोतल के ऊपर कॉर्क लगा होता है, उसकी कोशिकाओं को निकाला, या उस लकड़ी का छोटा सा पार्ट निकाला, और उसको अपने ही बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी में उन्होंने देखा। तो देखा कि इस तरह से कमरे नुमा या कक्षक नुमा संरचनाएं होती है, इसलिए उन्होंने इसको क्या कहा, सेल कहा। तो कोशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। ये कमरे नुमा संरचना होती है ना, तो इस वजह से इसका नाम सेल पड़ा, और इसी सेल को हिंदी में क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। तो रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका को देखा था वो कोशिका कौन सी थी, मृत कोशिका थी। लकड़ी क्या होती है, लकड़ी जो हम टेबल में यूज करते हैं वो लकड़ी मृत हो जाती है, तो उसकी कोशिकाएं कैसी होगी, मृत हो जाएगी। ठीक है, तो उन्होंने जिस तरह से कोशिका देखी थी वो कौन सी थी, मृत कोशिका थी। उसके बाद ल्यूएनहुक ने 1674 में स्वतंत्र और जीवित कोशिका को देखा। तो पहली जीवित कोशिका को देखने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है, ल्यूएनहुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 में जो कोशिका देखी थी वो मृत कोशिका थी। उसके बाद 1831 में रॉबर्ट ब्राउन आए और उन्होंने केंद्रक के बारे में बताया। उसके बाद जेई पुरकोंजा आए और उन्होंने कोशिका में जो तरल होता है उसको बोलते हैं जीवद्रव, तो उन्होंने जीवद्रव के बारे में बताया 1839 में। तो ये इस तरह से कुछ वैज्ञानिक है, आपको इनके नाम याद रहने चाहिए। क्या क्या हुए, रॉबर्ट हुक, ल्यूएनहुक और रॉबर्ट ब्राउन और जेई पुरकोंज। इन्होंने क्या क्या बताया, रॉबर्ट हुक ने बताया कोशिका मृत होती है, या फिर मृत कोशिका के बारे में बताया, सॉरी है ना। इन्होंने कोशिका की
जिस कोशिका को खोजा या देखा वो कौन सी कोशिका थी, मृत कोशिका थी। और लियोनोव ने जीवित कोशिका को खोजा, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक को खोजा और जे.ई. पुरकुंज ने कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य के बारे में बताया। उसके बाद दो वैज्ञानिक और आते हैं, एम स्लीडन और टी स्वान। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया। इन्होंने बताया है कि सभी कोशिकाएं, प्लांट और एनिमल कोशिकाएं, सभी सजीवों का शरीर, प्लांट और एनिमल का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है और कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। 2 पॉइंट बताए इन्होंने, है ना। कोशिकाओं का शरीर नहीं, पौधों और जंतुओं का शरीर किससे मिलकर बना होता है, कोशिका से मिलकर बना होता है और कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई होती है। उसके बाद विर्चो आए, उन्होंने बताया कि हर कोशिका का निर्माण पहले से उपस्थित कोशिका से ही होता है। तो इन्होंने कोशिका विभाजन के बारे में बताया। तो कितने वैज्ञानिक हो गए, एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले हो गया रॉबर्ट हुक, है ना। उसके बाद वेन, उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन, उसके बाद जे.ई. पुरकुंज, उसके बाद स्लीडन और स्वान, और लास्ट में हो गया विर्चो। आपको क्या याद रखना है, रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज की वो मृत कोशिका थी। कोर की कोशिका के बारे में बताया इन्होंने। लियोनोव ने जीवित कोशिका की खोज की। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। जे.ई. पुरकुंज ने कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य की खोज की। कोशिका द्रव्य कोशिका के भीतर पाए जाने वाला पार्ट होता है। जीव द्रव्य केंद्रक और कोशिका द्रव्य को मिला के जिस हिस्से को बोलते हैं उसको जीव द्रव्य बोलते हैं। केंद्रक और कोशिका द्रव्य, ठीक है, जीव द्रव्य वो हो जाता है। एम स्लीडन और टी स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। सभी पौधों और सभी जंतुओं का शरीर किससे मिलकर बना होता है, कोशिका से मिलकर बनाता है और कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई। ये 2 बातें इन्होंने कही। विर्चो ने कहा कि सभी कोशिकाएं पहले से उपस्थित कोशिकाओं से बनती। तो इस तरह से ये पूरी वैज्ञानिक टर्म नाम हैं जो आपको याद रखने हैं कोशिका से संबंधित। ये सीधे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, यूपीएससी में नहीं पूछे जाते हैं। स्टेट पीसीएस में इस तरह से कोशिका से संबंधित वैज्ञानिकों के नाम आ जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं कोशिकांगों के बारे में। तो कोशिका के भीतर कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं, बारी बारी से उनको देखते हैं। ये है एनसीईआरटी कक्षा 9 की। इसमें क्या लिखा हुआ हम देख लेते हैं। देखिए, इन्होंने बताया सजीवों का शरीर कोशिकाओं से बना होता है। समस्त क्रियाएं भी कोशिकाओं द्वारा ही होती है और उसको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। अतः कोशिका ही सजीवों की मुख्य संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोर की पतली काट में खाली स्थान या गुहाओं को देखा और उन्हें कोशिका नाम दिया। इन्होंने जो कोशिकाएं देखी वो कौन सी कोशिकाएं थी, मृत कोशिका थी। उसके बाद लियोनहोफ आए, उन्होंने, है ना, जो 1674 में जीवित कोशिकाओं को देखा। ये जीवित कोशिकाओं को देखा और कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। अब एक कोशिका सजीव क्या होते हैं, बहुकोशिकीय सजीव क्या होते हैं, हमने देखा था। एक कोशिकीय वे जीव जिनका शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है उनको बोलते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। इनका उदाहरण है अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास और पैरामीशियम। इस तरह से युगलिना, बहुत सारे नाम हैं, आपको ध्यान रखने हैं। अनेक कोशिकाओं से बनने वाले सजीवों को कहते हैं बहुकोशिकीय जीव। तो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय हमने देखा और उनके उदाहरण भी देखे। बहुकोशिकीय के उदाहरण आप भी हो सकते हैं, कवक, शैवाल, बहुत सारी फंजाई, बहुत सारे हो सकते हैं ना। तो एक कोशिकीय क्या होते हैं, बहुकोशिकीय क्या होते हैं, आपको ये समझ में आया। उसके बाद हम देखते हैं अधिकांश कोशिकाएं सूक्ष्म होती है। क्या कोशिकाओं को नग्न आंखों से देखा जा सकता है क्या, नहीं, कोशिकाओं को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। इसके लिए आपको सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। कोशिकाओं का औसत व्यास 0.5 माइक्रोन से 20 माइक्रोन तक होता है। कुछ कोशिकाएं काफ़ी बड़ी होती है, जैसे शुतुरमुर्ग का अंडा, इसका आकार 100 सेंटीमीटर से लेकर 150 सेंटीमीटर तक हो सकता है। कोशिकाओं की आकृति जीवों के शरीर में उनके कार्य के आधार पर भिन्न भिन्न होती है। तो आपके शरीर की सभी कोशिकाएं एक जैसी नहीं है। जैसे न्यूरॉन हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका है और उसकी आकृति इस तरह की होती है, इस तरह से डेंड्रोइड होते हैं। तो इस तरह से कुछ कोशिकाएं गोलाकार होती है, कुछ कोशिकाएं आयताकार हो सकती है। तो कोशिकाओं की आकृति अलग अलग होती है। जैसे स्पर्म
हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। तो कोशिकाओं की आकृति एक जैसी नहीं होती है और वो सजीवों के शरीर पे भी डिपेंड करती है। मतलब प्लांट कोशिकाएं अलग हो जाएगी, जैसे प्लांट कोशिकाएं चौकोर हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है सभी कोशिकाएं एक जैसे आकार की नहीं होती है और सूक्ष्म होती है। प्रोकैरियोट कोशिकाएं थोड़ी छोटी होती है, यूकैरियोट कोशिकाएं बड़ी होती है। और हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या है? शुक्राणु, स्पर्म। और हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? न्यूरॉन। और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा। तो आपको इस तरह से आकार से संबंधित प्रश्न भी आते हैं। उसके बाद कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत हमने पढ़ा, किसने दिया था? एम स्लीडन और श्वान ने दिया था। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया था, एम स्लीडन और श्वान ने, हमने देखा था ना 2 पॉइंट। उन्होंने बताया कि सारे पौधे और जंतुओं का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और कोशिका सजीवों की मूलभूत इकाई है। मूलभूत इकाई है। लेकिन इसका अपवाद वायरस को बताते हैं। वायरस कहते हैं कि वायरस के पास कोई शरीर नहीं होता या कोशिका नहीं होती, सिर्फ एक क्रोमेटिन या आनुवंशिक पदार्थ होता है। और जैसे ही वो हमारी कोशिका के भीतर या जीवित कोशिका के भीतर प्रवेश करता है, उन कोशिकाओं पर अपना कंट्रोल कर लेता है और अपना वृद्धि या बहुगुणन करता है और संख्या बढ़ाता है। तो इस तरह से वायरस कोशिका सिद्धांत का अपवाद कहा जाता है। इसका आगे हम देखते हैं बारी बारी से, सभी कोशिकांगों के बारे में देखते हैं। ये रहा कोशिका सिद्धांत। प्रत्येक जीव या शरीर अनेक कोशिकाओं का बना होता है। कोशिका सभी जैव क्रियाओं की मूलभूत इकाई है। कोशिका आनुवंशिकी की इकाई है क्योंकि इनके केंद्रक में आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। नई कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से बनती है। ये लाइन दी थी विर्चो साहब ने, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना। आधुनिक खोजों के आधार पर कोशिका सिद्धांत पूर्णतः तर्क संगत प्रतीत नहीं होता क्योंकि विषाणु में कोशिकीय रचना ही नहीं होती है। सभी जीव कोशिकीय नहीं होते हैं। सभी कोशिकाओं में एक स्पष्ट केंद्रक नहीं होता, जैसे जीवाणु, नील, हरी, शैवाल के केंद्रीय पदार्थ के चारों ओर केंद्रीय झिल्ली का अभाव होता है। अतः तथा केंद्रीय पदार्थ कोशिका द्रव्य में विस्तार। हमने देखा था प्रोकैरियोट कोशिका और यूकैरियोट कोशिका। प्रोकैरियोट कोशिका में क्या होता है? केंद्रक या आनुवंशिक पदार्थ होता है। इस तरह से धागोनुमा संरचना जो होती है वो कोशिका द्रव्य में ही बिखरी होती है। जबकि यूकैरियोट कोशिका में क्या होता है? ये धागानुमा संरचना के चारों तरफ एक डबल लेयर संरचना होती है, उसको बोलते हैं केंद्रक झिल्ली, और उसी के अंदर केंद्रक होता है। तो इसलिए यूकैरियोट कोशिकाओं का जो केंद्र के क्षेत्र होता है वो स्पष्ट होता है और सुविकसित होता है। जबकि प्रोकैरियोट कोशिकाओं का क्या होता है? केंद्र के क्षेत्र स्पष्ट नहीं होता और सुविकसित भी नहीं होता है। और वायरस में तो सिर्फ ये क्रोमेटिन पदार्थ बाहर गिरा रहता है और यही क्रोमेटिन पदार्थ जब किसी जीवित कोशिका में प्रवेश करता है तो एक कोशिका के रूप में बहुगुणन करता है और कहीं प्रतिलिपि बनाता है हमारी। तो वायरस को कोशिका सिद्धांत का अपवाद माना जाता है। अब कोशिकाओं की संरचना देखते हैं, किस तरह की कोशिका होती है और उसके अंदर क्या क्या कोशिकांग पाए जाते हैं। आपको याद रखना है कोशिकांग, इसको बोलते हैं कोशिकांग या ऑर्गेनेल्स, इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनेल्स। तो कोशिका अंगक या कोशिकांग कौन कौन से हैं और इनके नाम क्या क्या हैं और इनके काम क्या क्या है, इनके कामों से संबंधित प्रश्न जरूर आता है। तो कोशिका की संरचना में सबसे पहले हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन की, उसके बाद कोशिका द्रव्य की और केंद्रक की। एनसीईआरटी में इनके बारे में ये कहा हुआ कि ये कोशिका के आवश्यक गुण हैं। क्या है? कोशिका के आवश्यक गुण। आपको ये बात ध्यान रखनी है, ये प्रत्येक कोशिका में होंगे, कोशिका द्रव्य, कोशिका कला और केंद्रक। इसलिए ये कोशिका के आवश्यक गुण हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण मैकेनिज्म भी करते हैं। कोशिका कला इस तरह से सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर इस तरह से कोशिका द्रव्य होता है और उसके भीतर केंद्रक होता है। केंद्रक सुव्यवस्थित भी हो सकता है और अल्प विकसित भी हो सकता है। तो ये तीनों संरचनाएं कोशिका के आवश्यक गुण हैं और महत्वपूर्ण हैं। देखते हैं कोशिका कला क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। कोशिका कला सबसे बाहरी संरचना है इस तरह से, और इसके बारे में कहते हैं ये चयनात्मक पारगम्य होती है। चयनात्मक पारगम्य। चयनात्मक पारगम्य का मतलब है
यहाँ से पदार्थों की जो आवाजाही होती है वो कंट्रोल होती है, रेगुलेटेड होती है। और इसके अंदर क्या होता है, ये प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। आपको क्या याद रखना, प्रोटीन प्लस लिपिड की बनी होती है। और इसका निर्माण सेल खुद करती है, इसलिए इसको इसके लिए कहा जाता है जीवात जनन। जीवात जनन, झिल्ली जीवात जनन एक टर्मिनोलॉजी आती है, झिल्ली जीवात जनन। ये किस तरह से निर्माण होता है इसका हम आगे देखेंगे जब कोशिकांग पढ़ेंगे। कुछ कोशिकाओं में क्या होता है, इस कोशिका झिल्ली के चारों तरफ कोशिका भित्ति पाई जाती है सख्त, इस तरह से। वो सभी में नहीं पाई जाती, केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जो सेलुलोज की बनी होती है। कवकों में ये काइटिन की बनी होती है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और ये क्या प्रदान करती है, ये दृढ़ता प्रदान करती है। जबकि कोशिका झिल्ली क्या है, चयनात्मक पारगम है। कोशिका में प्रवेश करने वाले, बाहर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण होता है। ये कुछ पदार्थों को अंदर व बाहर आने जाने देती है, अन्य पदार्थों की गति को रोकती है, इसलिए इसे चयनात्मक पारगम झिल्ली कहते हैं। इसके अतिरिक्त कोशिका झिल्ली जंतु कोशिकाओं को निश्चित आकृति प्रदान करती है तथा जीवद्रव्य की सुरक्षा भी करती है। ये इनके कार्य हैं। और इसकी मोटाई लगभग 75 से लेकर 105 एंगस्ट्रम तक होती है। ये एक त्रिस्तरीय आवरण है जो प्रोटीन और फास्फोलिपिड अणु की बनी होती है। त्रिस्तरीय आवरण है। ये कोशिका द्रव्य को अलग करता है किससे, बाह्य वातावरण से। तो आपको कोशिका कला या सेल मेम्ब्रेन के बारे में इस तरह से ये पॉइंट याद में रखने हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कोशिका द्रव्य के बारे में। कोशिका द्रव्य इस तरह से, कोशिका झिल्ली के भीतर जो जेलीनुमा पदार्थ होता है उसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। तरल पदार्थ है, इसमें कई सारी संरचनाएं पाई जाती है, उनको बोलते हैं कोशिकांग। कोशिकांग, अब हमारा अगला टॉपिक होगा कोशिकांग। अब कौन कौन से कोशिकांग इसमें पाए जाते हैं, और इससे पहले देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। तरल पदार्थ में जल होता है, ग्लाइकोजन होता है, वसा होता है, अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। हमको पता है कि हमारे शरीर में लगभग 65% क्या है, जल। और जो हमारे शरीर का जल कहाँ पाया जाएगा, कोशिका के भीतर ही पाया जाएगा। तो क्योंकि कोशिका में इस तरह से तरल पदार्थ जल, ग्लाइकोजन, वसा होता है। जबकि पादप कोशिकाओं में तो एक रिक्तिका पाई जाती है जिसके अंदर खूब सारा जल होता है। तो हम वो देखेंगे आगे कोशिकांग जब पढ़ेंगे। तो इस तरह से कोशिका के भीतर जो तरल पदार्थ होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। आपको याद रखना, साइटोप्लाज्म। और ये इसमें जल, ग्लाइकोजन, वसा और अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। उसके बाद देखते हैं कोशिकांग। पहला कोशिकांग देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इस तरह से छड़नुमा संरचना में होती है, जो कोशिका के अंदर पाई जाती है। ये भी डबल लेयर है। इनकी क्या होता है, पहली लेयर इस तरह से होती है और अंदर वाली लेयर इस तरह से वलित होती है, जिसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। इसके अंदर जो तरल पदार्थ पाया जाता है उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत महत्वपूर्ण संरचना है। इसके पास अपना खुद का डीएनए होता है और इसका खुद का राइबोसोम होता है, इसलिए यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। डीएनए होने से ये आनुवंशिक विकारों को पैदा करता है। इसके डीएनए में जैसे ही खराबी होगी आनुवंशिक बीमारियां होगी। और माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ के संबंध में प्रश्न आए हुए हैं और आते हैं, तो उनको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल विकार। तो कुछ विकार है जो आपको याद रखने हैं, वो हम देखेंगे। उससे पहले देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया केवल यूकेरियोट कोशिकाओं में पाया जाता है। एक बात आपको ये ध्यान रखनी है, केवल यूकेरियोट कोशिकाओं में पाया जाता है। प्रोकैरियोट कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के लिए आवश्यक गति या शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न करने का कार्य करता है। यहाँ पर एटीपी के रूप में कोशिका ऊर्जा उत्पादित होती है और स्टोर होती है, इसलिए इसे कोशिका का शक्तिगृह, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। एक ही जीव की विभिन्न कोशिकाओं में इनकी संख्या अलग अलग होती है। जिन कोशिकाओं को ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने 1880 में की थी। माइटोकॉन्ड्रिया नाम बेंडा ने दिया था, है ना। आपको ये साइंटिस्ट भी वैज्ञानिकों के नाम भी याद रखने हैं। मैंने बताया आपको माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। बाह्य झिल्ली चिकनी व समतल होती है। आंतरिक झिल्ली इसकी गुहा की ओर उंगली के समान वलन निकले रहते हैं, जिनको क्रिस्टी कहा जाता है। क्रिस्टी की सतह पर असंख्य समृद्ध कण लगे होते हैं। इन कणों को ऑक्सीसोम कहते हैं। क्रिस्टी के मध्य भाग को मैट्रिक्स कहते हैं। इस तरह से मैंने बताया आपको। तो माइटोकॉन्ड्रिया इस तरह से यूकेरियोट कोशिकाओं का महत्वपूर्ण गुण है। प्रोकैरियोट कोशिका में ये नहीं पाए जाते हैं और इसको कोशिका का शक्तिगृह कहा जाता है। इसमें क्या होता है, मैट्रिक्स में
मैट्रिक्स में प्रोटीन, फास्फोलिपिड और आरएनए, डीएनए पाए जाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपने खुद के डीएनए और राइबोसोम होते हैं। आपको एक बात ये याद रखनी है, इसी वजह से ये माइटोकॉन्ड्रियल विकार पैदा करता है। और यहाँ पे जो एटीपी निर्माण का प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण। और एटीपी के रूप में यहाँ ऊर्जा संचित होती है और जैसे ही आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो ऊर्जा काम में ली जाती है। तो ये ध्यान रखना है कि एटीपी का निर्माण होता रहता है और माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी पैदा होकर संचित होता रहता है। जब हमको ऊर्जा की आवश्यकता होगी हम उस एटीपी को काम में लेते हैं और हमारे कामों को करते हैं। तो इस तरह से ये हमने माइटोकॉन्ड्रिया एक कोशिकांग पूरा पढ़ा। ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए इसको यहीं स्टॉप करता हूँ। और आपको अगर वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।